काले माँ सरस्वती को नमन। इसके बाद चैप्टर नंबर पहला है भाषा। और भाषा क्या होती है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा बात है 100%। तो मैं PDF लेकर आया हूँ, इसके माध्यम से मैं पढ़ाऊँगा और आशा करूँगा कि आप सबको समझ में आएगा। तो भाषा होती क्या है पहले तो भाषा विचारों के आदान प्रदान के सबसे सुगम साधन को भाषा कहते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, ये रही डेफिनेशन। भाषा देखो मैं समझाता हूँ भाषा किसे कहते हैं। तो देखो, जब हम अपने विचार किसी दूसरे को पहुँचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसे ही तो भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के सबसे सुगम साधन को भाषा कहते हैं। और इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और भाषा के रूप, तो भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। और तो ये एग्जाम में पूछा जाता है बोलियां क्या होती हैं। अरे जो क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, जो क्षेत्र मतलब गाँव में जो भाषाएं बोली जाती हैं या कोई शहर में भाषाएं बोली जाती हैं, उन्हें तो हम कहते हैं तो उपभाषा और बोली है। और पढ़ेंगे इसे क्या होती है ये। तो सीमित क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। क्षेत्रों है, मैंने कहा था क्षेत्रों या फिर गाँव में बोली जाने वाली भाषा को उपभाषा या बोली कहते हैं। और फिर अल्प विकसित तथा स्थानीय व्यवहार के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। जब कोई कवि किसी बोली में साहित्य की रचना करता है तो बोली उपभाषा के अंतर्गत आ जाती है। जैसे सूरदास ने ब्रज भाषा में तथा तुलसीदास ने अवधी भाषा में काव्य रचनाएं की। तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा ये सब क्या हैं? बोलियां हैं। और उसके बाद उपभाषा रूप में स्वीकार कर लिया गया है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका कि ये जो हरियाणा में बोले जाने वाली बोली है वो हरियाणवी है, राजस्थान में बोले जाने वाली मारवाड़ी है, और उसके बाद में बिहार में बोले जाने वाली भोजपुरी है, और उत्तराखंड में बोले जाने वाली आपकी कुमाऊनी है, उसके बाद में गढ़वाली। ये सब उदाहरण हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछ लेता है एग्जाम में कि बताओ जो हमारी हिंदी और संस्कृत और नेपाली है उसकी लिपि क्या है? लिपि क्या होता है? तो भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। तो ये सब देवनागरी में आ जाएंगी। और ये अंग्रेजी जो है वो सब रोमन में लिखी जाती है। और जो उर्दू है वो फारसी में लिखा जाता है। और जो पंजाबी है वो गुरमुखी में लिखा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका, इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा के अंग। तो भाषा के कितने अंग होते हैं? अंग भाषा के 3 अंग होते हैं, है वर्ण और शब्द और ये हो जाता है वाक्य। तो 3 चीज़ों से मिलकर भाषा बनती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब तो वर्ण विचार। भाषा के वर्णों अथवा अक्षरों के रूप में उच्चारण एक दूसरे से संयुक्त करने के नियम वर्ण विचार में होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जब कोई भी वर्ण या फिर अक्षर बोलते हैं और सही क्रम में बोलते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा बड़ा में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सब क्या है? वर्ण है। ये सब वर्ण है। तो ये हो जाता है। अब उसके बाद में हमारा आ जाता है शब्द। शब्द क्या होता है? तो शब्द देख लेते हैं। शब्द तो शब्दों की बनावट, उनका रूप, भेद और प्रयोग के नियम शब्द विचार होते हैं। शब्द वो होते हैं जब वर्ण को मैं मिला दूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक, ये समझ में नहीं आया तो उदाहरण देखो कैसे। तो उदाहरण देख लो। जैसे मानो कि
यहाँ पर मैंने लिखा रा, ये हो गया एक अक्षर, ये हो गया दूसरा अक्षर और ये हो गया तीसरा अक्षर या वर्ण एक ही होता है। तो ये पूरा हो गया टोटल, ये हो गया हमारे वर्ण। अब इसको मैं जोड़ कर लिखूँगा तो हो जाएगा रमन। ये हमारा हो गया शब्द। समझ में आया? तो वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। एक बार देख लेंगे, भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, 3 होते हैं। उसके बाद में साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, एक गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। और ये हो जाता है, आगे कंप्लीट करेंगे। ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि भाषा और उपबोलियाँ क्या होती हैं। तो देख लेते हैं उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। पहली है गांववारी, आगरा के पूर्वी भाग में बोली जाती है। और दूसरी है धौलपुरी, जो राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। और तीसरी है भरतपुरी, जो भरतपुर में बोली जाती है। और चौथी है जदोवाटी, जो भरतपुर, करौली और ग्वालियर में बोली जाती है। और पांचवी है सिकरवाड़ी, जो ग्वालियर के उत्तरी पूर्व भाग में बोली जाती है। और चौथे है कठेरिया, बदायूं जिले में बोली जाती है। डांगी भरतपुर, जयपुर, करौली में बोली जाती है। और माधुरी मथुरा में बोली जाती है। तो यह सब हो गई हैं उपभाषा और बोलियाँ। इन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पेपर में कम पूछे जाएंगे। और इसके बाद में आगे चलते हैं। ये हमारे कुछ रचना और रचनाकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखो, ये हमारे रचनाकार और ये हमारी रचनाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे तुलसीदास सबको पता होगा रामचरितमानस लिखा है। और इसके साथ साथ उन्होंने बरवे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, कृष्ण गीतावली लिखा है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैर। स्वामी अग्रदास जी ने क्या लिखा है? तो स्वामी अग्रदास जी ने ध्यान मंजरी, कुंडलिया और राम ध्यान मंजरी और रामायण रचना की है। रहीम ने क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है पर्वे नायिका भेद। और इसके बाद में दिख नहीं रहा है, तो इसे छोड़ देते हैं। इतने ज़रूरी हैं, जिसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। PDF कहाँ मिलेगी? तो PDF में डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी बोली जाती है खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली बोली जाती है। और है खड़ी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। और पहाड़ी इलाकों में गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाती है। और बिहार में मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये भोजपुरी पूछ लेगा बिहार में कौन सी बोली बोली जाती है, तो भोजपुरी है। ये सब बोलियाँ हो गई और ये सब उपभाषाएँ हो गई हैं, ये उपभाषाएँ हो गई। और ये जितने भी हैं, ये सारी उपबोलियाँ हो गई। तो इनको एक बार देख लेना है और पढ़ लेना है। इसके बाद में हिंदी के विकास में संबंधित संस्थाएं लेकर आया हूँ, तो संस्थाएं भी देख लेते हैं। जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और इसके बाद में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयाग, उत्तर प्रदेश में है, जो 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। दूसरा हो गया। और तीसरा है नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, उत्तर प्रदेश में है। और ये 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और इसके बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये जो है उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। और ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास, चेन्नई में है।
और इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई। और इसके बाद में हमारे अखिल भारतीय संगीत परिषद मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। और इसके बाद में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद गुजरात 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड इसमें 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। नागरी लिपि सुधार समिति गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर मध्य प्रदेश में है और ये 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ उत्तर प्रदेश ये 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1936 में हुई। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी असम में है गुवाहाटी और ये इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई महाराष्ट्र में है 1938 ईस्वी में हुई। राष्ट्र भाषा परिषद पुणे महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना 1945 में हुई। देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हुई। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बिहार हो गया। अब हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। और उसके बाद में है संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। और इसके बाद में है नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई। और फिर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1959 में हुई। और फिर नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई। और ये सब देख लेना। इसके बाद में मैं PDF डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ साफ नहीं चमक रहा होगा। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पूर्वी हिंदी है। पूर्व में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो पूर्वी हिंदी, एक तो अवधी भाषा बोली जाती है, दूसरा बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़। और इसके बाद राजस्थानी बोली हैं, जैसे मारवाड़ी हो गई, जयपुरी हो गई। और इसके बाद में जयपुरी के बाद में मेवाती हो गई, मालवी हो गई, ये मैंने बताया था। और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी इलाके में आपकी हो गई पहली तो गढ़वाली, कुमाऊनी है। बिहारी कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो बिहार में बोले जाने वाली भोजपुरी तो होगी ही, ये मैंने बता दिया था पहले ही। मैथिली है, मगही है और भोजपुरी है। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा 15 को शामिल किया गया है। सिंधी भाषा शामिल किया गया है 21वीं संशोधन में। ठीक, सिंधी भाषा को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अब 71वें संशोधन में क्या हुआ ये पूछ लेता है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 92वें संशोधन के अंतर्गत सन 2023 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 351 के तहत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है। भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 धारा 1 भाग 17 के अनुसार 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। संविधान में आश्वासन दिया गया है था कि वर्ष 1965 में सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा न हो सका। वर्ष 1963 और वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। भारतीय भाषाएं, भारत की भाषा कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। आधुनिक भाषाएं जो हैं वो भारत की हैं। पहली हो गई हिंदी और पंजाबी, कश्मीरी,
बंगाली, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, मराठी, उर्दू और गुजराती। इन्हीं 21 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ये 21 भाषाएं हो गई इन्हें, और अपनी एक हिंदी को मिलाकर के 22 भाषाएं को मान्यता प्रदान की गई है राष्ट्रीय भाषा। ओके, अब इसके बाद में ये डेट इम्पॉर्टेंट है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और भारतीय संघ के कामकाज की भाषा बनाई गई। और यहाँ पर आपका आगे हो जाता है चैप्टर एंड। तो इसके आगे चैप्टर एंड है।